प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम आपकी नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए गणित विषय के अंतर्गत परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में जानकारी देते हैं। आपको बताते हैं कि इनकी अवधारणाएं क्या हैं और इनसे संबंधित एक एक प्रश्न जो कि 2016, 2017 और 2018 में आए थे, उन प्रश्नों को हल करके बताएंगे ताकि आप अवधारणा को समझते हुए आप जान पाएंगे कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और आपको किस प्रकार से हल करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं परिमाप। तो परिमाप क्या होता है इसके बारे में आप जानते होंगे, और जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं तो उनके लिए हम बता दें कि परिमाप किसी एक क्षेत्र या किसी आकृति के आसपास की कुल दूरी होती है। समझ लीजिए बहुत सरल तरीके से। उदाहरण के लिए एक कोई आकृति किसी प्रकार की बनी हुई है, ये हमने ऐसे आकृति बना दिया है। अब इस आकृति में यहां मान लो शुरुआत करें तो शुरुआत करते यहां से जो दूरी हम चल रहे हैं और उसकी गणना कर रहे हैं, तो ये दूरी जब हम गणना करेंगे तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, जितनी लंबाई होगी, वो लंबाई चाहे हम सेंटीमीटर में मापे, चाहे मीटर में मापे, चाहे किलोमीटर में मापे, चाहे फुट में मापे, इंच में मापे, तो वो उसका परिमाप होगी। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में इसकी जो लंबाई है 50 सेंटीमीटर है मान लिया जाए, तो 50 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप होगा। हमारे गणित में क्या होता है कि हम वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, है ना, पंचभुज का परिमाप, इस प्रकार से परिमाप निकालते हैं। जैसे एक मान लिया जाए वर्ग है, ये आप देख रहे हैं ये वर्ग। अब मान लिया जाए ये वर्ग में यहां पर ये अ, ये ब, ये स और ये द बिंदु दिए गए हैं, और यहाँ अ से ब एक भुजा हुई, ब से स दूसरी भुजा, स से द तीसरी भुजा और द से अ चौथी भुजा। और आपको मालूम है कि वर्ग में सभी भुजाएं एक बराबर माप की होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर दी गई है या 10 मीटर दी गई है, तब इसका परिमाप हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसकी भी 10 मीटर होगी, इसकी भी 10 मीटर होगी, इसकी भी 10 मीटर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 को 4 बार जोड़ देते हैं और परिमाप निकाल लेते हैं, है ना। 10 धन 10 धन 10 धन 10, इस प्रकार 40। अब हमें इस प्रकार निकाल लिया जोड़ करके, परंतु जो बड़ी संख्याएं होती हैं तो वे बार बार जोड़ने की प्रक्रिया से हट करके हम क्या करते हैं, इसके सूत्र बना लेते हैं। परिमाप यानी वर्ग का परिमाप बराबर क्या करते हैं, भुजा गुणित 4, अर्थात जो भुजा है उस भुजा में 4 का गुणा कर देते हैं, सब परिमाप निकल जाता है। इस तरह आयत का परिमाप निकालना होता है, त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है, तो ये परिमाप है, ठीक है। तो परिमाप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु परिमाप से संबंधित प्रश्न ऐसा नहीं है कि बहुत सरल पूछे जाते होंगे, जैसा हमने आपको बताया ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। परिमाप से संबंधित कुछ घुमावदार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अभी हम आपको बताएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी आकृति या किसी क्षेत्र की ऊपरी जो सतह है उसकी माप क्षेत्रफल होती है। उदाहरण के लिए अब देखिएगा, यहां पर हमने अभी आपको परिमाप पता था, आसपास की पूरी कुल दूरी। अब इसके अंदर जो ये क्षेत्र है यानी जो जगह है, इस जगह की माप बताई जाए तो इस जगह की माप क्षेत्रफल कहलाएगी। इसी प्रकार ये वर्ग है मान लिया जाए, तो ये वर्ग के अंदर की जो जगह है इसकी माप जब बताए तो उसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो अब आप समझ गए होंगे क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। परिमाप आसपास की कुल दूरी, ठीक है, और क्षेत्रफल उसके अंदर का कुल कितनी जगह है, कितनी जगह ने घेर के रखा है, तो वो जितनी जगह है कहना चाहिए उस जगह की माप ही क्षेत्रफल कहलाती है, ठीक है। अब समझ गए होंगे। और क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्रों के बारे में आपको जानकारी होगी कि जैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो विद्यार्थियों हम इन सब के बारे में बताएंगे, किंतु आज हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अभी इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको भी हम हल कराएंगे। और फिर बात आती है आयतन की। तो आयतन किसे कहते हैं? देखिएगा, कोई एक बर्तन है मान लिया जाए, जैसे एक हमने गिलास ले लिया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं गिलास, हमने चित्र बनाया गिलास का, और ये गिलास में हम जब पानी भरेंगे
ठीक है, ये पूरा पानी भरे हमने, तो जितना पानी इसके अंदर समाएगा, जितना पानी भी इसके अंदर समाएगा वो गिलास का आयतन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी बर्तन की हम बात कर ले, एक हम भगोना ले ले, मान लो एक इस प्रकार का पॉट जिसको भगोना कहते हैं, इस प्रकार। अब इसमें मान लो तेल डाले या दूध डाले या हम पानी भरे, जितना पानी या जितना जो द्रव पदार्थ है, द्रव, ठीक है, वो जितना भी समाएगा तो वह उसका क्या होगा, आयतन होगा। अर्थात इस लिक्विड को, अर्थात तरल पदार्थ को जब बाहर निकालेंगे और उसको हम लीटर में मापेंगे, ठीक है, तो जितना भी लीटर इसके अंदर का तरल पदार्थ अर्थात द्रव पदार्थ निकलेगा वो उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखेंगे यहां पर कि बर्तनों ए तथा बी में क्रमशः 145 लीटर तथा 116 लीटर दूध है। अब यहां देखिए आप समझ लीजिए, दूध की बात आ गई, यानी एक द्रव पदार्थ यानी तरल पदार्थ, ये आयतन वाला सवाल है। प्रश्न को आपको भली भांति पढ़ना चाहिए पहले। चलो प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। उस बड़े से बड़े मापक बर्तन का आयतन क्या होगा जो दोनों बर्तनों के दूध को पूरी बार माप सके। और यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था। 4 उत्तर हैं। नंबर 1 लीटर, नंबर 2 29 लीटर, नंबर 3 4 लीटर और नंबर 4 है 23 लीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर कि बर्तनों ए और बी यानी 2 बर्तन हैं। उदाहरण के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं, तो हमने इरेज कर दिया है। अब देखिएगा 2 बर्तन की बात की गई, बर्तन ए और बर्तन बी। बर्तन ए में 145 लीटर और बर्तन बी में 116 लीटर, मतलब बर्तन ए बड़ा होगा। चलिए हम उदाहरण तौर पर बना के आपको बता देते हैं चित्र के माध्यम से। और ये बी बर्तन थोड़ा छोटा है ना, इसमें दूध भरा हुआ है और इसमें कितना दूध है 145 लीटर और इसमें कितना दूध भरा है 116 लीटर। अब कह रहा है ये कि उस बड़े से बड़े मापक बर्तन का आयतन क्या होगा। मापक बर्तन मतलब लिक्विड को अर्थात तरल पदार्थ को मापने वाला बर्तन। सबसे बड़ा से बड़ा कौन सा बर्तन होगा जो इन दोनों बर्तनों के दूध को पूरी बार माप ले। ठीक है, आशा ये है कि हम ऐसा बर्तन लेंगे जो इसके दूध को मापेंगे तो पूरी बार पूरा नप जाए दूध, है ना, कुछ भी दूध यहां शेष ना बचे, यानी थोड़ा सा शेष ना बचे, है ना, और इसका भी दूध ना बचे, ऐसा पूरी बार मापने वाला हम यहां पर मापक बर्तन देखेंगे। 4 बर्तन दिए गए हैं, है ना। यहां पर पहला 1 लीटर दिया है तो 1 लीटर हम बिल्कुल माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। छोटा है, बड़ा से बड़ा कहा जा रहा है। अब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि केवल यहां पर आयतन के संदर्भ में ही नहीं पूछा गया है, यहां आप लोगों को पूछा गया है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यदि आपको महत्तम समापवर्तक के बारे में जानकारी है और आप जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है तो इस प्रश्न को बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमको एक ऐसा बर्तन चाहिए जो इन दोनों के दूध को पूरा माप सके, यानी कुछ भी दूध इनमें शेष ना बचे। इसका दूध यदि मापने बैठे तो पूरे दूध को माप लिया और कुछ भी दूध शेष नहीं बचा, फिर इसका भी कुछ भी दूध शेष नहीं बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो दूध दिया है 145 लीटर और 116 लीटर, इन दोनों का हम क्या करेंगे महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, जिससे कि हमको ऐसा मापक प्राप्त हो जाएगा जिससे कि हम दोनों के दूध को बराबर माप सकते हैं। तो आपको एक बात ध्यान होगी कि महत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या होती है जो कि दोनों की संख्याओं को बिल्कुल डिवाइड कर लेती है, यानी ये संख्या को पूरी बार डिवाइड कर लेंगे, यानी भाग दे देंगे, और इस संख्या को पूरी बार भाग दे देंगे, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम समापवर्तक के बारे में आपको ज्ञात होगा, महत्तम मैंने सबसे बड़ा, अपवर्तक मतलब गुणनखंड। ठीक है, तो ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो, तो ऐसा बड़ा यहां कह रहा ना, बड़ा से बड़ा बर्तन यानी बड़े मापक बर्तन, यहां पर कह दिया बड़े मापक बर्तन का आयतन क्या होगा। तो
बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो मैं हल करके आपको बताता हूं। हल लिखेंगे हम यहां पर, हल बड़ा से बड़ा बर्तन अर्थात महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर 145 संख्या दी गई है और यहां पर दिया है 116। इन दोनों का निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां आपको मालूम होगा, एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो बच्चों, आपको यदि भाग विधि आती है तो ये बड़ी सरल पड़ती है और इससे बहुत शीघ्रता से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिएगा यहां हम ये दो संख्या हैं तो हम भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से। अब भाग विधि से निकालते कैसे हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का भाग देते हैं। चलिए, 145 बड़ी संख्या है और इसमें हम छोटी संख्या 116 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, दो बार जाएगा नहीं, दो बार जाएगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए एक बार जाएगा। 116 एकम 116 घटा देंगे, 5 में 6 नहीं घटेगा, उधार लाएंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, यहां बचेगा 3, 3 में से 1 गया, बचा 2 और यहां पर 1 में से गया, क्या बचा 0। अब यहां 29 शेष बचा, जो 29 शेष बचा है उसका भाग, ये जो भाजक जिसको हमने बनाए थे उसमें देना है भाग 116 में। ठीक है, कितने बार जाएगा, आप इसके राउंड फिगर में 30 ले लें, मतलब 30 90 और 30 चौके 120 होता है, लगभग 4 बार जा सकता है। हम यहाँ 4 बार देंगे और 4 9 36 का 6 हासिल का 3 और 4 2 8 और 3 11। देखिए पूरी बार चला गया, 116 आ गया, मतलब ये पूरी बार डिवाइड हो गया। इसलिए ये जो अंतिम भाजक जो है 29, ये क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। और देखिएगा उत्तर में यहां पर ये 29 लीटर आ गया है ना। अब आप 29 लीटर वाला एक मापक बर्तन लेंगे जिसमें 29 लीटर लिक्विड यानी द्रव तरल पदार्थ समाता है, उससे इन दोनों के दूध को मापेंगे तो पूरी बार मप जाएगा, माप सकते हैं। इसमें कुछ भी दूध नहीं बचेगा और ना ही इसका दूध बचेगा। ठीक है, इसको जब मापेंगे तो देखिए 145 है मान लिया जाए, 145 में हम 29 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा। ठीक है, 30 दिया 90, 30 चौके 120 और 30 पंचे 145। अब देखिएगा 5 9 45, 5 हासिल का 4। ठीक है, और 5 2 10 और 4 14, ये आ गया। यानी कुल मिला के इसको हम 5 बार मापेंगे और इसमें हम भाग दे चुके हैं, है ना। तो इसको कितने बार मापेंगे, 4 बार। तो ये 5 बार मापेगा और ये 4 बार मापेगा। तो इस तरह से वह बड़ा से बड़ा बर्तन क्या होगा, 29 लीटर वाला बर्तन होगा। और 29 जो है ये 145 और 116 का महत्तम समापवर्तक है। तो बच्चों, आपको महत्तम समापवर्तक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये चूंकि आयतन से संबंधित जानकारी थी यहां पर, और इसके अलावा इसमें महत्तम समापवर्तक के बारे में भी पूछ लिया है। तो आजकल ऐसे ही प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं जिसमें दो चीजें एक साथ पूछ ली जाती है, जैसे आयतन भी और महत्तम समापवर्तक भी। तो यह समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। इसको इरेज कर दे, हमने इरेज कर दिया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, एक हाल की विमाएं 24 मीटर गुणित 20 मीटर है। अब बच्चों यहाँ पर विमाएं आया है, विमाएं कहने से क्या आशा है, विमाएं कहने से आशा है छोर। ठीक है, एक हाल है, हाल का छोर मतलब हाल के एक तरफ की लंबाई अगर हम गिनना शुरू करेंगे और उसकी चौड़ाई, तो लंबाई एक विमा हो गई और चौड़ाई दूसरी विमा हो गई। तो यही बात कही गई है कि हाल की विमाएं 24 मीटर और 20 मीटर है। ठीक है, यानी कि मिला के लंबाई और चौड़ाई, उसके फर्श पर यानी जो ऊपर का जो फर्श है, ठीक है, उसके फर्श पर लगाने के लिए 0.4 मीटर गुणित 0.3 मीटर विमाओं वाली कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अब यहां पर देखिए 0.4 मीटर और 0.3 मीटर विमाओं वाली कितनी टाइलें लगेंगी। कुल मिला के हमको उस हाल का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कितना उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कितनी टाइलें ढकेंगी। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। हाल का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी दोनों विमाएं दी गई हैं और टाइल का क्षेत्रफल दिया गया है।
तो इसको हम चाहे तो मीटर में ही निकाल सकते क्षेत्रफल या फिर सेंटीमीटर में बदल के निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं पहले हाल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए हाल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका सूत्र कैसे बनेगा। आपको मालूम है कि हाल कैसा है, आयताकार है, क्योंकि इसमें लंबाई 24 है, चौड़ाई 20 है। तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो तब वो क्या होता है, आयत। और आयत का क्षेत्रफल निकाले सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको मालूम है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब देखिएगा ये हाल का क्षेत्रफल हो गया। इस तरह हम टाइल का क्षेत्रफल यहां निकाल ले, टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल भी कैसी भाई, आयताकार होगी, क्योंकि 0.4 मीटर और 0.3 मीटर है। तो यानी लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है, मतलब ये आयताकार है। तो इसमें वैसे निकलेगा यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए इसमें हम लग देते हैं मान 24 गुणित 20। ठीक है, और यहां पर कर देते हैं मान हम 0.4 गुणित 0.3। अब बच्चों आप यहां देख रहे होंगे कि आपको दशमलव संख्याओं का गुणा करना भी आना चाहिए। यह बात पूछ ली गई है। ऐसा नहीं कि केवल आपको क्षेत्रफल निकालना ही बताया गया है या पूछा गया है, यहां आपको दशमलव का गुणा करना भी आना चाहिए, ये भी पूछा गया है ना। तो ये बात याद रखनी है। अब देखिएगा हम इसको हल करते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 20 को 80 का 0 हासिल का 8 और 20 दूनी 40 और 8 48। कितना आया, 480 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को आपको मालूम है कि वर्ग मीटर, वर्ग लगाया जाता है आगे, ये पद ज्ञात है। अब इसका गुणा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा। अब देखिएगा यहां पर दशमलव जब गुणा होता है तो आपको ज्ञात होगा कि दशमलव पर बिना ध्यान दिए ही हम गुणा करते हैं। तो 3 चौक 12 आ जाएगा। और हम ये देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहां पर दशमलव के बाद में 1 अंक है। तो कुल मिला के दशमलव के बाद कितने अंक हुए, 2 अंक हुए। तो हमको 2 अंकों के पहले क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। तो इस तरह से ये आगे 0 लगा दिए तो 0.2 वर्ग मीटर आ गया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, ये टाइल का क्षेत्रफल निकल गया और ये हाल का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको हाल के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग देना है ना, तभी तो निकलेंगे टाइल की संख्या। तो क्या हो जाएगा, यहां हम लिख सकते हैं टाइल की संख्या बराबर हाल का क्षेत्रफल भागित टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है, हम बहुत शीघ्रता से लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो यहां पर आ जाएगा 480 भागित सीधे क्या आ जाएगा 0.12। ठीक, इस प्रकार से। अब आपको भाग देना है तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 480 बटा 0.12। आपको ज्ञात है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमको दशमलव हटाना पड़ेगा। तो आपको ज्ञात होगा कि दशमलव कैसे हटाते हैं, दशमलव का ऊपर 1 लिख देंगे, अंश में 1 और 2 अंक है 2 शून्य लगा देते हैं। ये बहुत शॉर्टकट विधि है ना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं 480 बटे 12 गुणित हम क्या कर सकते हैं दशमलव के ऊपर 1 है ना और 2 अंक से 2 शून्य। ठीक, ये इस प्रकार कर देंगे और आगे हम करेंगे तो 480 और ये गुणा हो जाएगा 100 का, क्योंकि ये अंश अंश का गुणा हो जाएगा, यहां आ जाएगा 12। ठीक है, अब काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं। ठीक, सीधे सीधे यहां पर इसका गुणा करेंगे तो 48,000 आ जाएगा और इसके बटे 12। अब 12 का भाग देंगे तो 12 चौको 48 और ये 300। तो इस तरह कितना उत्तर आ जाएगा 4000। यहां देखिएगा 4000 कहां है, दूसरा विकल्प है। तो 4000 टाइलों की आवश्यकता होगी। यदि आपको दशमलव से बदलने से बचना है तो आपको क्या करना होगा, प्रारंभ में ही आपको सेंटीमीटर में बदल लेना होगा। ठीक है, आप इसको भी सेंटीमीटर बदल दीजिएगा 480 को। तो 480 में हम क्या गुणा करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 48,000 आ जाएगा। और ये 0.12 में भी 100 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे 12 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहां पर यह पूछा गया है कि भाई आपको मीटर सेंटीमीटर में बदलना आता है कि नहीं आता है, दशमलव संख्याओं का गुणा करना आता है कि नहीं आता है, यह भी पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, किसी और कालखंड में हम ये सब बताएंगे आपको, जैसे से जो प्रकरण आएंगे उन प्रकरणों के आधार पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे होते हैं या
सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। उस वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है। ये थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है और ये 2018 में पूछा गया था। चलिए इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। उस वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है। ठीक है, एक वर्ग है इस प्रकार से आप देख रहे हैं आप, ठीक है। इस वर्ग की जो भुजा है, यानी इस भुजा की लंबाई को ज्ञात करना है यहां से यहां तक, जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है। यानी इस वर्ग का जो अंदर का क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल उसके परिमाप यानी आसपास की दूरी के बराबर है, ऐसा कहा जा रहा है। और 4 उत्तर हैं, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करोगे, तो इसके वो हल करने की हम बता रहे हैं। जैसे आपको ज्ञात होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र पता है आपको, क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है। और परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, ये होता है। अब यहां जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि उस वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है, यानी परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का परिमाप, क्योंकि दोनों बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप कैसे है, बराबर है। तब देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा गुणित भुजा। तो हम यहां रख सकते हैं भुजा गुणित भुजा बराबर परिमाप क्या है, 4 गुणित भुजा। ठीक है, ये एक प्रकार से समीकरण बन गया। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको समीकरण हल करना भी पूछा गया है। ठीक है, यहां पर परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है और एक समीकरण को कैसे हल करते हैं वो पूछा गया है। अब देखिएगा यहां पर भुजा भुजा और ये भुजा आ गया और यहां संख्या दे दी गई। यहां पर इनको हम कह सकते हैं चर राशि और ये है अचर राशि। तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे भुजा का। तो ये भुजा जो है 4 गुणा के रूप में है, तो इधर जाकर काय के रूप में हो जाएगी, भाग के रूप में हो जाएगी। ये समीकरण को हल करने के नियम है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, भुजा गुणित भुजा बटे में आ जाएगी, बटे के रूप, यहां गुणा के रूप में है तो इधर भाग के रूप में आएगी, और यहां जोड़ के रूप में होती तो इधर घटाने के रूप में होती। और यदि यहां पर 4 के हाथ में भुजा जो है वो घटाने के रूप में होती, यहां पर जोड़ के रूप में होती। तो ये विपरीत हो जाता है। तो यहां गुणा के रूप में है तो यहां काय के रूप में आ जाएगी, भाग के रूप में, बराबर यहां क्या बचेगा, केवल 4। अब देखिए बच्चों, यहां पर इस भुजा से इस भुजा को काट देंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास केवल भुजा बचेगा। तो भुजा बराबर 4 बचेगा। ठीक है, भुजा बराबर 4। तो देखिएगा यहां पर जो उत्तर क्रमांक 3 है यहां पर, यह हमारा सही होगा। अर्थात उस वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी जिसका कि क्षेत्रफल में 4 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा मैंने आज सीधे सीधे भुजा ही लिख दिया था। अब हम चाहे तो यहां ऐसा दे सकते हैं, माना कि भुजा x है, ऐसा हमने मान लिया। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको भुजा की जगह x रखते जाएंगे, बस x, और यहां पर भी x और यहां पर भी x। अब इस x का पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या जाएगा, x गुणित x बटे x बराबर 4 आ जाएगा। अब इस x एक कट गया, क्या बचा वापस, x बचा, x बराबर 4। अतः x हमने भुजा को माना था तो भुजा के माप क्या जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताने का प्रयास किया और इनसे संबंधित अन्य गणितीय जानकारी भी आपसे पूछी जाती है उसके बारे में बताया। आशा है यह जानकारी आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी और अब आप इस तरह के प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे। अगले कालखंड में नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।